नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 में। तो क्लास अपनी चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में चल रहा था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में टॉपिक जो चल रहा था वो था राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, एक तो प्री मौर्यन पीरियड, एक मौर्यन पीरियड, एक पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि पूर्व मौर्य काल और मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल। तो यहाँ पर देखिए, प्री मॉडर्न पीरियड में आपके जितने भी डायनेस्टी, जितने भी वंश थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज आप लोगों की 13 नंबर की क्लास है, तो यहाँ पर इससे पहले आप लोगों की 12 क्लासें हो चुकी हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी प्री मॉडर्न पीरियड की जितनी भी डायनेस्टी, जितने भी वंश थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं प्री मॉडर्न पीरियड में जो भी फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रमण हुए थे। तो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, एक तो हुआ था पर्शियन इन्वेजन यानी कि फारस का आक्रमण, और दूसरा हुआ था ग्रीक इन्वेजन यानी कि यूनानी आक्रमण। तो बात करेंगे आज इन्हीं दोनों आक्रमणों की। तो यहाँ पर देखिए, पहले बात कर लेते हैं ईरानी आक्रमण की। तो यहाँ पर देखिए, 6th सेंचुरी बीसी में ईरान में या फारस में एक हकामनी वंश की स्थापना हुई। किसकी? एक हकामनी वंश की स्थापना हुई। तो 6th सेंचुरी बीसी में एक हकामनी वंश की स्थापना हुई। कहाँ पर? फारस में। और जिसका संस्थापक हुआ करता था साइरस, जिसकी स्थापना की थी साइरस ने। और ऐसा माना जाता है ये पहला विदेशी आक्रमणकारी था, लेकिन कैसा? असफल। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी था, लेकिन असफल था, क्योंकि इसका आक्रमण सफल नहीं हुआ था। उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बना इसका बेटा डेरियस प्रथम, या जिसको कहते हैं दारा प्रथम। इसका उत्तराधिकारी बना इसका बेटा डेरियस प्रथम, या जिसको कहते हैं दारा प्रथम। तो इसने 518 बीसी में भारत पे आक्रमण किया। 518 बीसी में इसने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। कब किया? 518 बीसी में इसने भारत पे आक्रमण किया। और पहला सफल विदेशी आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम ने। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? दारा प्रथम। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो दारा प्रथम। तो ये कैसा था? पहला सफल विदेशी आक्रमण था, जो किसके द्वारा किया गया था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। आक्रमण करने के बाद इसने सिंध और गंधार पर अधिकार कर लिया। आक्रमण करने के बाद इसने सिंध और गंधार पर अधिकार कर लिया। अब बात कर लेते हैं, 518 बीसी में भारत पे जो इसने आक्रमण किया है, इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर देखिए, इस बात की जानकारी हमको मिलती है, बेहिस्तून अभिलेख है। बेहिस्तून अभिलेख है जो फारस का ही अभिलेख है। तो भारत पे आक्रमण और सिंध और गंधार पर अधिकार किया, इस सभी की जानकारी जो हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है, जो कि फारस का ही एक अभिलेख है। और ऐसा माना जाता है आक्रमण के बाद ही भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। आक्रमण के बाद ही भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। तो ये इतना यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंटों की इसकी। तो एक पॉइंट और ऐसा माना जाता है कि भारत में खरोष्टी लिपि की जो शुरुआत हुई है, भारत में जो खरोष्टी लिपि की शुरुआत हुई है वो दारा प्रथम के आक्रमण होने के बाद ही हुई, यानी कि ईरानी आक्रमण होने के बाद ही खरोष्टी लिपि की शुरुआत हुई है। कहाँ पर? भारत में। तो इस बात का क्या सोर्स है कि भारत में खरोष्टी लिपि की जो शुरुआत हुई है वो ईरान के आक्रमण होने के बाद हुई है? तो ऐसा इसलिए, तो इतिहासकारों का मानना है कि भारत में खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ है वो दारा प्रथम यानी कि ईरानी आक्रमण होने के बाद ही हुआ। क्यों? क्योंकि एक विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है। विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जो है वो है बोगजोकोई। विश्व का सबसे पुराना एक अभिलेख है बोगजोकोई, जो कि फारस का ही अभिलेख है, और वो भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। विश्व का जो सबसे पुराना अभिलेख है बोगजोकोई, जो कि फारस का ही एक अभिलेख है, और वो भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। तो इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और भारत में जब खरोष्टी लिपि का विकास हुआ होगा तो ईरान के आक्रमण होने के बाद ही हुआ होगा। तो भारत में खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ या विकास हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ ईरानी आक्रमण होने के बाद हुआ। तो खरोष्टी लिपि की शुरुआत कैसे हुई भारत में? खरोष्टी लिपि, तो ऐसा माना जाता है कि ईरानियों के आने के बाद ही भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
तो भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास कब हुआ? भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास कब हुआ? ईरानियों के आक्रमण के बाद हुआ, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इस बात का हमें क्या सबूत मिलता है? जो कि जोगबोक जो सबसे पुराना अभिलेख है वो भी खरोष्ठी लिपि में ही लिखा गया है। तो वहाँ से हमको क्या मिलता है? लिखा हुआ मिला है। तो वहाँ से ऐसा माना जाता है ईरानियों का भारत पर आक्रमण होने के बाद ही भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ है। और डेरियस प्रथम से ही प्रभावित होकर और या दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर अशोक ने भी अभिलेख लिखवाना शुरू किए थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर या इंस्पायर होकर अशोक ने भी अभिलेख लिखाने की प्रथा शुरू की थी। और इसके बारे में बात करते हैं। और जो फारसी थे, जो पर्शियन थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु को हिंदू कहा था, सिंधु को हिंदू कहा था और उसी के नाम से हिंदुस्तान नाम पड़ा, हमारे भारत का हिंदुस्तान नाम पड़ा। इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु को हिंदू कहा था और वहीं से हमारा नाम पड़ा, भारत का नाम पड़ा हमारे हिंदुस्तान। और इनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई गई थी। इनके द्वारा क्या हुआ था? स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं चलाई गई थी। तो इनके द्वारा जो रजत मुद्राएं चलाई गई थी उनको क्या कहते थे? जो रजत मुद्राएं इनके द्वारा चलाई गई थी उनको कहते थे, रजत मुद्राएं जो इन्होंने चलाई थी रजत मुद्राएं जो इन्होंने चलाई थी उनको कहते थे सोगदोई। रजत मुद्राएं जो इनके द्वारा चलाई गई थी उनको कहते थे सोगदोई, इन्हें सोगदोई कहा जाता था। और स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी उन्हें क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था डेरिक। स्वर्ण जो मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको डेरिक कहा जाता था। जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको डेरिक और जो रजत मुद्राएं थी उनको सोगदोई कहा जाता था। तो यहाँ पर ये ईरानी आक्रमण आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा ईरानी आक्रमण क्या है। तो 6th सेंचुरी BC में ईरान में या फारस में एक हकामनी वंश का स्थापना होती है और उसके संस्थापक जो था वो था साइरस। तो इसका ही उत्तराधिकारी बना इसका पुत्र डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। तो इसने 518 BC में भारत पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सिंध और गंधार पर अधिकार कर लिया इसने। और इस बात की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है, जो कि फारस का ही एक अभिलेख है। और इसी माना जाता है इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। और इसी ईरानियों के आक्रमण होने के बाद ही भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ और जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और खरोष्ठी लिपि का आविष्कार हुआ या विकास हुआ भारत में, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो यहाँ पर इतना आपका ईरानी आक्रमण कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं यूनानी आक्रमण की या ग्रीक आक्रमण की। यूनानी आक्रमण की या ग्रीक इन्वेजन। यूनानी आक्रमण या ग्रीक इन्वेजन। यूनानी आक्रमण या ग्रीक इन्वेजन की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। तो यहाँ पर एक यूनान में एक जगह हुआ करती थी मैसेडोनिया या मकदूनिया। यूनान में एक जगह हुआ करती थी मकदूनिया और यहाँ का शासक हुआ करता था फिलिप। यहाँ का जो रूलर था वो हुआ करता था फिलिप मकदूनिया का। और इसका ही उत्तराधिकारी इसका पुत्र बना जो अलेक्जेंडर या सिकंदर के नाम से फिलिप। और इसका उत्तराधिकारी बना सिकंदर, इसका ही पुत्र अलेक्जेंडर। तो इसका उत्तराधिकारी बना अलेक्जेंडर। तो क्या हुआ 326 BC में इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये मकदूनिया के सिंहासन पर बैठा या मकदूनिया का शासक बना। ये क्या हुआ?
सिकंदर मकदूनिया का शासक बना? कौन? सिकंदर। इतिहासकार जिसे सिकंदर कहते हैं। 326 बीसी में इसके पिता की मृत्यु हो गई फिलिप की, और ये 326 बीसी में मकदूनिया का शासक बना सिकंदर। और सिकंदर का एक गुरु हुआ करता था, इसका एक गुरु हुआ करता था अरस्तु। सिकंदर का एक गुरु हुआ करता था अरस्तु, और अरस्तु के ही कहने पर इसने भारत के अभियान की शुरुआत की थी। भारत के अभियान की शुरुआत की थी किसने? सिकंदर ने। किसके कहने पर? अपने गुरु अरस्तु के ही कहने पर इसने भारत के अभियान की शुरुआत की थी। काबुल कंधार होते हुए ये खैबर दर्रे से इसने भारत में प्रवेश किया। काबुल कंधार के रास्ते, जेड्रोसिया के रास्ते से होते हुए इसने प्रवेश कहाँ पर किया? भारत में। सिकंदर ने इसने प्रवेश किया खैबर दर्रे से। इसने प्रवेश किया खैबर दर्रे से, और खैबर दर्रे से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने फारस को नष्ट किया, यानी कि जो यहाँ पर फारस थे उनको इसने यहाँ पर आकर सबसे पहले नष्ट किया। पर्शियन को यहाँ पर इसने आके नष्ट किया। तो उस टाइम पर पर्शियन का जो शासक था वो था दारा तृतीय। तो इसने सबसे पहले क्या किया? खैबर दर्रे से प्रवेश किया और इसने फारस को नष्ट किया। खैबर दर्रे से प्रवेश करके या पर्शियन को नष्ट किया इसने, पर्शियन को नष्ट किया इसने, और फारस को नष्ट किया खैबर दर्रे से प्रवेश करके इसने सबसे पहले। और फारस को नष्ट करने पर इसने दारा तृतीय, जो दारा तृतीय था उसको पराजित किया या उसकी हत्या की। तो दारा तृतीय फारस को नष्ट किया। फारस के जो पर्शियन रहते थे यहाँ पर, उसका शासक था दारा तृतीय, उसको इसने पराजित किया। उसने किसने? सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित किया। और काबुल और कंधार के ही बीच एक इसने सिकंदरिया नामक शहर की स्थापना की। काबुल और कंधार के बीच इसने सिकंदरिया शहर की स्थापना की। काबुल और कंधार के ही बीच इसने एक सिकंदरिया नामक शहर की स्थापना की। सिकंदर ने अपने ही नाम पर स्थापना की। सिकंदरिया नामक शहर की स्थापना की किसने? सिकंदर ने। स्थापना किसने की? सिकंदर ने। सिकंदरिया नामक शहर की काबुल और कंधार के ही बीच में अंदर की। तो सिकंदर ने क्या किया था? भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से, और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले तक्षशिला पर अधिकार किया। सबसे पहले तक्षशिला पर अधिकार किया। तक्षशिला पर अधिकार किया, और तक्षशिला पर उस टाइम पर आम्बी नामक शासक हुआ करता था, उसको पराजित किया। तक्षशिला का रूलर था आम्बी। तो सबसे पहले खैबर दर्रे से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले इसने तक्षशिला पर अधिकार किया या तक्षशिला पर आक्रमण किया। तो तक्षशिला का उस टाइम पर शासक हुआ करता था आम्बी, उसको इसने सबसे पहले पराजित किया। उसके बाद में इसने और आम्बी को पराजित किया इसने। आम्बी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी मदद करने का वादा किया। आम्बी ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी मदद करने का वादा किया। उसके बाद में ये अपनी सेना लेकर आगे झेलम नदी की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद ये अपनी सेना लेकर आगे झेलम नदी की तरफ निकल पड़ा। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? तो ये अपनी सेना लेकर झेलम नदी तक पहुंचा। और उसके बाद में हुआ 326 बीसी में। उसके बाद में 326 बीसी में एक युद्ध हुआ। 326 बीसी में हाइडेस्पीज या तिस्ता युद्ध। हाइडेस्पीज या तिस्ता का युद्ध क्या हुआ? हाइडेस्पीज
या बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध। तो झेलम नदी का ही पुराना नाम था बितस्ता, और यूनानियों ने झेलम नदी को हाइडेस्पिज कहा था। तो 326 बीसी में क्या हुआ, हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध किसके बीच में, ये हुआ पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच। 326 बीसी में हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध हुआ किसके बीच, पोरस और सिकंदर के बीच। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो अब सुनिएगा हुआ क्या यहाँ पर, अब सुनिएगा। तो इसने अभी तक जहाँ जहाँ पर जितने भी शासकों के ऊपर आक्रमण किया था उन सभी ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन ये जो पोरस था ये बहुत ही बहादुर और साहसी शासक था, इसने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसने युद्ध करा, और जो युद्ध किया 326 बीसी में वो कहलाया हाइडेस्पिज। लेकिन फिर भी ये हार गया था, सिकंदर के सामने। सिकंदर जीत गया था, लेकिन इसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। सिकंदर ने इससे पूछा, बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो इसने कहा, जो तुम अभी तक करते आए हो सभी शासकों के साथ, या एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, वही करो, यानी कि हत्या कर दो मेरी। पोरस ने ऐसा कहा, लेकिन सिकंदर ने फिर इसकी बहादुरी का सम्मान करते हुए इसको छोड़ दिया। इसके साहस को देखकर और इसकी बहादुरी का सम्मान करते हुए इसको जिंदा छोड़ दिया। तो सिकंदर ने फिर क्या किया, इसको बहादुरी और इसके साहस को देखकर इसको जिंदा छोड़ दिया और इसका शासन इसको वापस लौटा दिया। तो हाइडेस्पिज का युद्ध किसके बीच में हुआ, पोरस और सिकंदर के बीच में, और पोरस पराजित हुआ, सिकंदर जीत गया। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं क्या हुआ। अपने अभियान के दौरान ही सिकंदर ने दो और शहरों की स्थापना की, एक विजयनगर जिसे निकैया नाम से और जानते हैं, और एक की इसने बुकाफेला नाम से, बुकाफेला नाम, ये अपने घोड़े के नाम पर इसने स्थापना की। घोड़े का नाम था इसका, सबसे प्रिय घोड़ा था बुकाफेला। दो शहरों की स्थापना की इसने अभियान के दौरान ही, एक विजयनगर जिसको निकैया नाम से और जानते हैं, एक बुकाफेला जो इसके घोड़े का नाम था। उसके बाद में क्या हुआ, ये अभियान के दौरान ही, अपने विजय अभियान के दौरान ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके विजय अभियान के दौरान ही सिकंदर की तबीयत बिगड़ गई और ये वापस बेबीलोन चला गया। विजय अभियान के दौरान ही इसकी तबीयत बिगड़ गई और ये अपना पूरा जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस बेबीलोन चला गया, और 323 बीसी में इसकी बेबीलोन में ही मृत्यु हो गई। बीसी में ही इसकी मृत्यु हो गई, कहाँ पर, बेबीलोन में। तो इसके विजय अभियान के दौरान ही इसकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ये वापस कहाँ चला गया, बेबीलोन चला गया, और अपना जीता हुआ जितना भी क्षेत्र था वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस बेबीलोन चला गया, और 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई, कहाँ पर, बेबीलोन में ही। 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई बेबीलोन में। उस टाइम पर इसकी एज कितनी थी, उस टाइम पर ये मात्र 33 वर्ष का था। उस टाइम पर मात्र ये 33 वर्ष का था, और इसकी मृत्यु ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मलेरिया से हुई थी। किससे हुई थी, मलेरिया रोग से, मलेरिया से हुई थी। तो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर ने क्या क्या पाया, और देखिए 33 वर्ष की आयु में उसने अपना नाम किया इतना बड़ा, क्या क्या कितनी विजय हासिल की उसने। और ये बेबीलोन जो है इराक में पड़ता है, बेबीलोन इराक में पड़ता है।
और विजयनगर की जो इसने स्थापना की थी वो की थी इसने पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में। और ये जो पोरस था ये पौरव वंश का था, पंजाब के पौरव वंश का था। ये पोरस जो था ये पौरव वंश का था, याद रखना। पोरस जो था, पोरस राजा था, वो पौरव वंश का था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक था जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग महाद्वीपों पर हुए। तो कैसा ऐसा माना जाता है कि सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक था जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग महाद्वीपों पर हुए। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हुए। इसका जन्म तो जैसा कि पता ही है आप लोगों को, इसका जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया मकदूनिया में हुआ था, जन्म मकदूनिया में हुआ था। और मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, मृत्यु जन्म जो हुआ था वो मकदूनिया में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। और इसका अंतिम संस्कार जो हुआ था वो सिकंदरिया में हुआ था। अंतिम संस्कार जो इसका हुआ था वो सिकंदरिया में हुआ था। अंतिम संस्कार इसका सिकंदरिया में हुआ था। तो ये सिकंदरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, सिकंदरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बेबीलोन जो इराक में पड़ता है ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और मकदूनिया जो पड़ता है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग महाद्वीपों पर हुए। वो शासक कौन सा हुआ? सिकंदर, जिसका जन्म हुआ मकदूनिया में जो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, मृत्यु हुई बेबीलोन में जो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ती है और अंतिम संस्कार हुआ सिकंदरिया में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्री मॉडर्न पीरियड के आपके जो दो इन्वेजन थे, पर्शियन इन्वेजन और 2 फॉरेन इन्वेजन थे, यानी कि 2 विदेशी आक्रमण थे। उनमें से पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन, फारस का आक्रमण और यूनान का आक्रमण, ये दोनों आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मौर्य एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।